Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now last lecture में जो हमने टॉपिक पढ़ा था that was introduction part, introduction and basics of surveying, वो वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ हम आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेकेंड चैप्टर इज लीनियर मेजरमेंट्स. सो लीनियर मेजरमेंट में जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज स्केल. सो आप स्केल को समझिए. व्हाट इज स्केल? देखिए, जब भी हम लैंड पे या ग्राउंड पे सर्वे करते हैं, ग्राउंड पे डिफरेंट फीचर्स के डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उन डेटा को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, उन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उन डेटा को लिखते हैं इन अ बुक विच इज कॉल्ड एज अ फील्ड बुक. और फील्ड बुक में डेटा को लिखने के बाद में हम उसको ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मैप. नाउ जो आपने ग्राउंड पे डेटा को कलेक्ट किया है या ग्राउंड पे जो आपने मेजरमेंट्स लिए, that measurements are very large measurements such as 100 meter, 200 meter, 50 meter, 1000 meter. वो डिपेंड करेगा आप कितना बड़ा एरिया का सर्वे कर रहे हैं. बट जो पेपर का जो डायमेंशन है, पेपर का डायमेंशन बहुत ही छोटा है. नाउ जो आपने बड़े बड़े मेजरमेंट्स लिए ऑन द ग्राउंड, उन मेजरमेंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन पेपर, जिसके की डायमेंशन बहुत ही छोटे हैं, तो आपको एक टेक्निक को यूज करना पड़ता है. दैट टेक्निक और दैट मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज स्केल. देखिए स्टूडेंट, जब भी आप मैप को ड्रॉ करते हैं या लेआउट को ड्रॉ करते हैं ऑन अ पेपर, तो आप सबसे पहले एक स्केल को अज्यूम करते हैं, एक स्केल को कंसिडर करते हैं, और उसके बाद ही आप मैप को या लेआउट को ड्रॉ करते हैं ऑन अ पेपर. क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? ताकि जो वो बहुत बड़ा एरिया है उसको आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाए ऑन अ पेपर, और उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन दे पाए ऑन अ पेपर. इसलिए एक फिक्स टेक्निक को यूज किया जाता है, दैट टेक्निक, जिसकी वजह से हम ग्राउंड के बड़े बड़े मेजरमेंट्स को पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज नथिंग बट स्केल. नाउ स्केल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आई कैन राइट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर. नाउ दिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर मैंने स्केल लिखा है. इसका क्या मतलब है कि 100 मीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट 100 मीटर ऑन द ग्राउंड. नाउ इसी चीज को, इसी स्केल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर. नाउ दिस इज द सेम थिंग. 1 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर अगर मैं लिख रहा हूं तो भी वो उसी चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज टू 100 मीटर. सो दीज आर द डिफरेंट वे जिस तरीके से हम स्केल को डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से स्केल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ अभी ये सभी स्केल्स में आप देख रहे हैं कि ये जो सारी स्केल्स है इसमें एक प्रॉपर यूनिट दी हुई है. अगर किसी स्केल में कोई यूनिट नहीं दिया हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर. नाउ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कुछ नहीं, बस स्केल को डिटरमाइन करने का, स्केल को डिफाइन करने का एक तरीका है. सो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर अगर मैं इसी स्केल का लिखूं, तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर RF इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 मीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं इनटू सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर. सो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1/10,000. नाउ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर में कोई यूनिट नहीं रहता है. यूनिट ये चॉइस रहता है सर्वेयर का. सर्वेयर अपनी चॉइस से यूनिट्स को लगा सकता है कि जो मैप है, मैप पे यू कैन रिप्रेजेंट 1 इंच और ग्राउंड पे वो हो जाएगा 10,000 इंच, या तो फिर मैप पे यू कैन से 1 सेंटीमीटर तो ग्राउंड पे हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर. तो दोनों का ही यूनिट जो रहेगा वो यहाँ पे सेम रहेगा. अगर मैप पे जो यूनिट ले रहे हैं वही यूनिट आप ग्राउंड पे लेंगे. सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर. नाउ अब मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ स्केल मैंने बोला, इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं. 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 100 मीटर। सो ये जो 1 सेंटीमीटर वो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑन मैप। और ये जो 100 मीटर है ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑन ग्राउंड। सो ये तो मेरी हो गई स्केल, दैट 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 100 मीटर ऑन ग्राउंड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैप पे कोई एक लाइन है और उस लाइन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इस लाइन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर मैप पे, तो इस लाइन का ग्राउंड पे मेजरमेंट हो जाएगा 5 इंटू 100 मीटर, दैट इज 500 मीटर। सो अगर कोई एक मैंने स्केल लिया है और उस स्केल के करस्पॉन्डिंग मैंने मैप पे कोई एक लाइन ड्रॉ की है, तो आप उस स्केल को यूज करके उस मैप को देख के आप बता सकते हैं कि ग्राउंड पे वो लाइन का डायमेंशन क्या होगा, ग्राउंड पे वो लाइन की लेंथ कितनी होगी। सिमिलरली अगर हम एरिया की बात करें तो इजीली हम लेंथ का जो स्केल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एरिया स्केल। सो एरिया की बात करें तो लेंथ का स्केल कितना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ अगर लेंथ का रेशो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया का कितना आ गया रेशो, एरिया का स्केल रेशो आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ अब इसी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई मैप पे एरिया हम कैलकुलेट कर ले, तो मैप का एरिया हम कैलकुलेट कर ले तो हम ग्राउंड पे एरिया बता सकते हैं कि ग्राउंड पे कितना एरिया होगा। मैप का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैप का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लानीमीटर। सो प्लानीमीटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग हम अगर स्केल को यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एरिया ऑन द ग्राउंड। सो अगर मैं मेजर कर रहा हूँ प्लानीमीटर से, प्लानीमीटर को यूज कर रहा हूँ और प्लानीमीटर को यूज करके मैंने मैप पे एरिया मेजर किया है एज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑन मैप। तो अगर मैं स्केल यही कंसीडर करूं, लेंथ का स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो वो ग्राउंड पे कितना एरिया हो जाएगा, ग्राउंड पे एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 5 meter square. This will be सो 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑन ग्राउंड। तो इस तरीके से हम जो मैप है, मैप पे जो है प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राउंड के फीचर्स को। और मैप को देखते से स्केल का क्या एडवांटेज है, स्केल का ये एडवांटेज है कि मैप को देखते से हमें ग्राउंड के जो फीचर्स है, ग्राउंड का जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राउंड पे जो कंडीशन है वो हम उसको मैप को देखते से ही हम असेस कर सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या कंडीशन है, ग्राउंड पे कैसे फीचर्स है। नाउ स्केल से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक आता है दैट इज श्रंक एंड एक्सटेंडेड स्केल। नाउ श्रंक एंड एक्सटेंडेड स्केल को समझने से पहले एक बार आप समझिए कि मैप को ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, जब भी आप सर्वे करते हैं तो सर्वे करते हुए आप क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड में जाते हैं और फील्ड में आप डिफरेंट डेटास को कलेक्ट करते हैं ना। वो डिफरेंट डेटास को कलेक्ट करने के बाद आप आते हैं अपना लेबोरेटरी में या अपने ऑफिस में और आप उन डेटास को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली ऑन अ मैप। सो जब भी आप मैप को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्वेयर क्या होता है कि एक स्केल चूज की जाती है। सपोज दिस इज अ शीट ऑफ पेपर जिसपे कि हमें मैप को ड्रॉ करना है। नाउ मैप को ड्रॉ करने से पहले
हम देखेंगे कि कितना साइज है हमारे पेपर का और क्या साइज है हमारा, जिस साइज का हमको सर्वे करना है। तो उन दोनों चीजों को देख करके हम एक स्केल को डिसाइड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एज अ सर्वेयर मैंने एक स्केल को डिसाइड किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 100 मीटर। मतलब जो मैप पे मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा तो वो ग्राउंड पे लाइन रिप्रेजेंट करेगी 100 मीटर को। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैप ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। नाउ ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन। नाउ ये रेफरेंस लाइन बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सो ये रेफरेंस लाइन बना दिया और इस रेफरेंस लाइन का प्रॉपरली डिमार्केशन किया है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। सो ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया है 10 सेंटीमीटर का। कैसे बनाया मैंने ये रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन बनाया यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। एक स्केल को यूज करके, जो आपका स्केल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100, जो आपका रूलर होता है, रूलर जो आप यूज करते हैं, रूलर बार जिससे आप इस लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे आपने प्रॉपरली एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसपे ग्रेजुएशंस बना रही है 1 to 10। सो ये 10 सेंटीमीटर का मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। नाउ ये लाइन कब ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हम तब ड्रॉ करेंगे जब हम मैप को बनाना स्टार्ट कर दे, उससे जस्ट पहले हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। नाउ ये लाइन को ड्रॉ कर दिया हमने, स्केल को लिख दिया। अब मैं क्या था, फील्ड से मेरे पास डेटा आया है। फील्ड से क्या डेटा आया है, फील्ड से ये डेटा आया है कि फील्ड में हमने एक लाइन का चेन सर्वे किया है और चेन सर्वे करने के बाद उस लाइन का लेंथ मुझे मिला है, दैट इज फील्ड में इट इज 545 मीटर। ठीक है, चेन सर्वे करने के बाद मुझे फील्ड से ये डेटा मिला है कि एक लाइन है, उस लाइन का जो लेंथ है वो कितना है, 545 मीटर। तो मैंने क्या किया, इस मैप पे जो मुझे मैप बनाना था उसमें मैंने एक लाइन बना दिया और उस लाइन का लेंथ बता दिया। लेंथ बताऊंगा नहीं मैं, बस ये लाइन बना दूंगा A to B। ये लाइन का लेंथ कितना है, ये लाइन का लेंथ मैं लिखूंगा नहीं मैप पे, ये लाइन का लेंथ बस मैं ड्रॉ करूंगा। और कितने लेंथ की लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने ड्रॉ किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अगर मेरी स्केल है तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा 5.45। सो चेन सर्वे करके मेरे पास एक क्या आया था, एक डेटा आया था दैट ये लाइन है, ये लाइन का मेजरमेंट 545 मीटर है। तो मैंने क्या किया, उसको मैप पे ड्रॉ कर दिया, स्केल में कन्वर्ट किया, 545 मीटर स्केल में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया, 5.45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा मैप बन गया, मेरा आज का काम खत्म। नाउ ये मैप का हमने बना लिया, ये मैप को ड्रॉ कर लिया और इस मैप को हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में रख दिया। नाउ अब जब भी मैं उठा के इस मैप को यूज करूंगा, इस मैप को मैं रेफरेंस लूंगा इस मैप का, तो जब भी मैं इस मैप को यूज करूंगा तो सबसे पहला और फोरमोस्ट काम मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहला और फोरमोस्ट काम में रेफरेंस लाइन को चेक करूंगा कि भाई रेफरेंस लाइन जो मैंने 10 सेंटीमीटर की बनाई थी वो अभी भी 10 सेंटीमीटर की है या नहीं है। सो जब मैंने मैप को उठाया कुछ टाइम के बाद तो मैंने क्या देखा कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की नहीं है, ये हो गई है कितने सेंटीमीटर की, ये हो गई है अब 9.5 सेंटीमीटर की। सो आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखता हूँ कि जो रेफरेंस लाइन मैंने 10 सेंटीमीटर की बनाई थी वो रेफरेंस लाइन कितने की हो गई है, वो रेफरेंस लाइन 9.5 सेंटीमीटर की हो गई। क्या यहाँ पे जो ये स्केल लिखी हुई स्केल चेंज होगी क्या? नहीं, लिखी हुई स्केल तो वही रहेगी क्योंकि लिखा हुआ थोड़ी चेंज हो गया। सो ये रेफरेंस लाइन क्या हो गई, जो 10 सेंटीमीटर की रेफरेंस लाइन बनाई थी वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 9.5 सेंटीमीटर। नाउ मैंने तो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी, ये अब 9.5 कैसे हो गया? ये लाइन जो है उसका लेंथ चेंज हो गया है, उसका लेंथ रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस पेपर पे हमने मैप बनाया था वो पेपर श्रिंक कर गया है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है रेफरेंस लाइन का, कि रेफरेंस लाइन हमें बताती है कि जिस पेपर पे आपने मैप को ड्रॉ किया है वो पेपर श्रिंक हुआ है या फिर एक्सटेंड हुआ है या फिर सेम स्टेट में जिस स्टेट पे आपने मैप बनाया था। सो अभी इस केस में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस केस में जो रेफरेंस लाइन है वो क्या हो गई है, श्रिंक हो गई। नाउ अब रेफरेंस लाइन श्रिंक हो गई है, दैट मींस जो मेरा स्केल है वो स्केल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। कैसे स्केल चेंज हो गया है? देखिए रेफरेंस लाइन श्रिंक हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन मैंने ए बी बनाई थी 5.45 सेंटीमीटर की, ये लाइन भी क्या हो गई होगी, अब 5.45 से रिड्यूस हो गई होगी। सो अब मेरा जो मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, अब वो मेरा स्केल नहीं रहा है। देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर का जो स्केल था वो कब था, जब ये रेफरेंस लाइन 10 सेंटीमीटर की थी। अब ये रेफरेंस लाइन 10 सेंटीमीटर से क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर से चेंज हो गई है, तो हमारा स्केल भी क्या हो जाएगा, हमारा स्केल भी चेंज हो जाएगा। नाउ अब मेरा स्केल क्या चेंज हो जाएगा, देखिए पहले 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था कितने को, 100 मीटर को। अब जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी वो क्या हो गया, वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 9.5 सेंटीमीटर। दैट मींस अब 0.95 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा किसको, 100 मीटर को। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? पहले क्या हो रहा था, पहले 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था 100 मीटर्स को, और अब 0.95 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर को। क्यों? क्योंकि पहले जो मैंने लाइन बनाई थी वो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी, रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन कितने की हो गई है, 9.5 सेंटीमीटर की। दैट मींस अब 0.95 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 0.95 सेंटीमीटर 100 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। So can I write 1 centimeter will represent 100 divided by 0.95 meter? कितनी आ जाती है ये वैल्यू? So this value is coming out to be 1 centimeter is equals to 105.263 meter. Now अब जो मैप पे 1 सेंटीमीटर का लाइन है वो ग्राउंड पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राउंड पे रिप्रेजेंट कर रहा है 105.263 मीटर। मतलब कि अब जो मेरी स्केल है मैप की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, जो स्केल है वो चेंज हो गई है। तो ये जो चेंज्ड स्केल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्रंक स्केल। देखिए ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, श्रंक स्केल, श्रंकेज फैक्टर, ये सारी टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी से डायरेक्टली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होना जरूरी है। अदरवाइज आपको स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही बेसिक यूनिटरी या बेसिक लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। सो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज दिस श्रंक स्केल। नाउ इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए आप। देखिए जब मैंने सर्वे किया था इनिशियली, तब मैंने ए बी लाइन को ग्राउंड में मेजर किया था कितना, 545 मीटर, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने ए बी लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था 5.45 सेंटीमीटर। इसके साथ में मैंने एक सी डी लाइन को भी बनाया था। नाउ दिस लाइन इज सी डी लाइन।
नाउ अब मुझे पता नहीं है CD लाइन का ओरिजिनल मेजरमेंट कितना था। मुझे पता नहीं है कि जब मैंने CD लाइन को बनाया था इस मैप पे, तब CD लाइन का ओरिजिनल मेजरमेंट क्या था। मैंने उसके हिसाब से उसका स्केल से रिड्यूस किया और CD लाइन को बना दिया। और आज जब मेरे पास मैप है, तब मुझे पता है कि ये CD लाइन को मैं मेजर कर सकता हूँ। सो मैप आज करंट डेट पे मैं ये CD लाइन को मेजर कर रहा हूँ इन करंट डेट। This CD line is equals to how much? This CD line is coming to be 3.87 सेंटीमीटर। सो आज की डेट पे CD लाइन का जो मेजरमेंट आ रहा है मैप पे, वो कितना आ रहा है 3.87 सेंटीमीटर। तो अब ये ग्राउंड पे कितना होगा, तो ये ग्राउंड पे हो जाएगा। सो CD लेंथ on ground will be equals to 3.87 into 100 करेंगे क्या? नहीं, अभी 100 नहीं करेंगे। अब हमारा जो चेंज वाला स्केल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे into 105.263। सो जो CD लाइन का लेंथ है वो कितना हो जाएगा? It is coming out to be 407.36 मीटर। सो CD लाइन का अगर मुझे करंट में लेंथ पता है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं चेंज्ड वाले स्केल से कैलकुलेट करूंगा, ना कि पास्ट वाले स्केल से। क्यों पास्ट वाले स्केल से कैलकुलेट नहीं किया? क्योंकि पास्ट में जो स्केल था वो तो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि रेफरेंस लाइन क्या हो गई, रेफरेंस लाइन 10 की बनाई थी, अब रेफरेंस लाइन कितने की, 9.5 की। क्यों हो गई रेफरेंस लाइन 10 से 9.5? क्योंकि पेपर श्रिंक कर गया। जिस पेपर पे हमने मैप बनाया था वो पेपर श्रिंक हो गया, इसलिए क्या हुआ, रेफरेंस लाइन की लेंथ रिड्यूस हो गई। रेफरेंस लाइन की लेंथ रिड्यूस हो गई, उससे क्या हुआ, जो हमने स्केल अज्यूम की थी वो अज्यूम्ड स्केल चेंज हो गई। दैट इज व्हाई जो अब हम यूज करेंगे स्केल, वो फ्रॉम करंट डेट हम नया वाला या हम रिड्यूस्ड वाला या फिर चेंज्ड वाला स्केल को यूज करेंगे। नाउ जो टर्मिनोलॉजी के टर्म से हमने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि कैसे वो मैप का जो लेंथ, मैप का जो पेपर है वो श्रंक हो जा रहा है और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो टर्मिनल हमने कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया। बट टर्मिनोलॉजी की टर्म्स में भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली न्यूमेरिकल में आपको टर्मिनोलॉजी से देता है। सो इससे रिलेटेड जो पहला टर्मिनोलॉजी है दैट इज shrinkage factor. Now what is this shrinkage factor? Now this shrinkage factor is nothing but ratio of shrunk length to the original length. Now ये जो shrunk length और original length है ये किसका है, ये आप ध्यान रखेंगे, this is of रेफरेंस लाइन। ठीक है, श्रंक लेंथ या ओरिजिनल लेंथ किसकी हमको लेनी है, हमको रेफरेंस लाइन की लेनी है। ठीक है, सो श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ किसकी, रेफरेंस लाइन की। नाउ जो अभी हमने एक एग्जांपल देखा उसके लिए अगर श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, सो श्रिंकेज फैक्टर विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ कितनी थी रेफरेंस लाइन की, that is nothing but 9.5 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी रेफरेंस लाइन की, that is nothing but 10 सेंटीमीटर। सो श्रिंकेज फैक्टर कितना हो गया, श्रिंकेज फैक्टर विल बी इक्वल टू 0.95। नाउ जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती है इसमें, सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज श्रंक स्केल। Shrunk scale. Now this shrunk scale is nothing but it is shrinkage factor into original scale. It is nothing but shrinkage factor into original scale. तो shrinkage factor कितना आ गया यहाँ से 0.95 into original scale क्या था 1 सेंटीमीटर is equals to how much, 1 सेंटीमीटर is equals to 100 मीटर।
So I can write shrunk scale is 0.95 centimeter is equals to 100 meter, or I can write 1 centimeter is equals to 100, or I can write 1 centimeter is equals to 100 divided by 0.95 meter, which is nothing but equals to 1 centimeter is equals to 105.263 मीटर। यही वैल्यू आई थी हमारे कॉन्सेप्ट से भी। सो कॉन्सेप्ट से भी सेम ही वैल्यू आ रही है और टर्मिनोलॉजी से भी सेम ही वैल्यू आ रही है, बट आपको टर्मिनोलॉजी भी याद रखना है दैट श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल्स टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसकी श्रंक लेंथ, किसकी ओरिजिनल लेंथ? रेफरेंस लाइन की, रेफरेंस लाइन की श्रंक लेंथ और रेफरेंस लाइन की ओरिजिनल लेंथ। एंड श्रिंकेज स्केल और श्रंक स्केल इज इक्वल्स टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। सो आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता चल गए, आपको टर्मिनोलॉजी भी पता चल गए, एग्जाम में किसी भी टाइप से न्यूमेरिकल देगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। The plan of a map was photocopied to a reduced size such that originally 100 mm measured 90 mm. The original scale of the plan was 1:1000. The revised scale is. Now इसमें क्या किया गया है, एक फोटोकॉपी हुआ है जिसकी वजह से 100 mm का जो लाइन है वो मेजर कर रहा है कितना, 90 mm। ठीक है, फोटोकॉपी हुआ है जिसकी वजह से 100 mm का लाइन कितना मेजर कर रहा है, 90 mm। सो ये 100 mm का लाइन क्या है, का लाइन इज नथिंग बट रेफरेंस स्केल, इज नथिंग बट रेफरेंस लाइन। सो ये रेफरेंस लाइन है जो 100 mm का पहले था और अब कितना दिख रहा है, 90 mm। सो कैन आई राइट श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर क्या था, श्रिंकेज फैक्टर वाज shrunk length upon original length. So shrunk length is 90, original length is 100. So shrinkage factor कितना हो गया, 0.9। shrinkage factor is equals to 0.9. Now shrunk scale was shrinkage factor into ओरिजिनल स्केल। सो कितना हो गया, श्रिंकेज फैक्टर इज 0.9, ओरिजिनल स्केल इज 1:1000। सो कैन आई राइट इज 1/1000 by 0.9। सो दिस कम्स आउट टू बी 1:1111। सो जो हमारा चेंज्ड स्केल आ गया या फिर हमारा रिवाइज्ड स्केल आ गया वो कितना आ गया, 1:1111। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ ये तो हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, ये तो हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को यूजिंग अ टर्मिनोलॉजी। अगर आप इसको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते तो आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं कि विदाउट टर्मिनोलॉजी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो अब हम इसको देखते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में दिया है कि 100 mm का जो लाइन है वो रिड्यूस हो गया टू 90 mm। दैट मीन्स 1 mm का लाइन किस पे रिड्यूस हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 100। सो 1 mm का जो लाइन है वो हो जाएगा 0.9 mm। ठीक है, 1 mm का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 0.9 mm। 1 mm का लाइन जो है वो रिड्यूस हो गया है अब 0.9 mm। सो प्रीवियसली क्या हो रहा था, प्रीवियसली 1 unit was representing how much, 1 unit was representing 1000 units। यही तो स्केल थी हमारी, क्या स्केल थी, 1 unit is representing 1000 units।
तो अब क्या होगा, 0.9 यूनिट्स will now represents how much, will now represent 1000 units. So पहले जो एक यूनिट 1000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब 0.9 यूनिट्स 1000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. दैट मीन्स अब एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 1000 डिवाइडेड बाय 0.9 which is equals to 1111. So now one unit will represent 1111 units. So this is the revised scale. ये हमारा revised scale आ गया, that one unit is representing 1111 units. So the correct answer is B. Now move on to the next numerical. आप ये कॉपी कर लीजिए, दोनों ही मेथड से हमने आपको समझा दिया है. Now move on to the next numerical. Next numerical क्या है देखिए, the plan of a survey plotted to a scale of 1 meter to 1 centimeter is reduced in such a way that the line originally 10 centimeter long now measures 9 centimeter. Okay, the area of the reduced plan is measured as 81 square centimeter. The actual area in square meter of the survey is. Now ये क्या हो गया, ये again this is a case of shrunk scale. मैप पे एक मैप बनाया, वो मैप श्रंक कर गया, अब इसका ओरिजिनल एरिया हमको पूछा है. सो अगेन इसको हम कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी से. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट. सो कॉन्सेप्ट में क्या बता रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो कितना हो गया है, अब 9 सेंटीमीटर हो गया है. तो 10 सेंटीमीटर का जो लाइन था वो अब क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गए. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर का जो लाइन था वो हो गया 9 बाय 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.9 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर का जो मैप पे पहले लाइन बनाया था, अब वो 1 सेंटीमीटर का लाइन कितना हो गया, 0.9 सेंटीमीटर. सो प्रीवियसली मैप पे जो था स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना था किसको, 10 मीटर को. तो नाउ क्या हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट हाउ मच, विल रिप्रेजेंट 10 मीटर. सो अभी का स्केल क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड स्केल will be equals to 1 centimeter is equals to 10 by 0.9 meter. This is your revised scale. Now ये तो हो गया कौन सा, लेंथ का स्केल. सो एरिया का स्केल क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड एरिया स्केल will be equals to 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर is equals to 10 by 0.9 meter square. Now this is our revised scale. So 81 square centimeter. So 81 into 1 centimeter square will be equals to 81 into 10 by 0.9 का whole square into meter square. So ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 81 centimeter square will represent how much? This value is coming out to be 10,000 meter square. So correct answer is A, 10,000 meter square. समझ में आया, क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सिर्फ सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है. अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं याद रहती है कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ के इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अगर इसी को मैं टर्मिनोलॉजी से सॉल्व करना चाहूँ, सो टर्मिनोलॉजी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए श्रिंकेज फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा. श्रिंकेज फैक्टर इज व्हाट, इट इज श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल. सो श्रंक स्केल कितनी हो जाएगी,
श्रिंकेज फैक्टर इज व्हाट? इट इज shrunk length upon original length. किसकी? रेफरेंस लाइन की. So shrinkage factor is shrunk length upon original length. It is shrunk length upon original length. Now shrunk length कितनी है? रेफरेंस लाइन की shrunk length कितनी है? Given in the question it is 9 centimeter. Original length is 10 centimeter. So shrinkage factor will be equals to 0.9. 0.9 आ गया shrinkage factor. Now we will calculate what? We will calculate shrunk scale. So shrunk scale will be equals to what? It is equals to shrinkage factor into original scale. So shrinkage factor कितना है यहाँ पे? Shrinkage factor is 0.9. Original scale कितनी है? Original scale है 1 centimeter is 10 meter. So I will write here 1 centimeter is 10 meter. So now original scale will become 1 centimeter will be equals to 10 by 0.9 meter. So it will be equals to 1 centimeter upon 11.11 मीटर. यही आता है. दिस 11.11 मीटर. नाउ ये जो श्रंक स्केल कैलकुलेट किया ये लेंथ का या एरिया का है? ये लेंथ का है. तो अगर मैं श्रंक स्केल एरिया के लिए कैलकुलेट करूं, सो एरिया श्रंक स्केल क्या हो जाएगा? एरिया श्रंक स्केल इट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर is equals to 11.11 मीटर एंड दोनों साइड्स क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. So 1 centimeter square will be equals to 11.11 square meter square. So area on ground कितना हो जाएगा? So पेपर पे एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. This will be equals to 81 into 11.11 meter square. कितनी आएगी वैल्यू? It will be equals to 10,000 meter square. So हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से भी देख लिया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. टर्मिनोलॉजी से भी सॉल्व कर सकते हो आप, और आप इसको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं. जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहती है आप तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कॉपी कर लीजिए इसे भी आप. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. दिस इज अ NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें आप यूनिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे और आप जो आंसर देंगे वो जिस यूनिट में पूछा गया उसी यूनिट में आंसर देंगे हम. सो क्वेश्चन इज द मैप हैज श्रंक एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेफरेंस लाइन इज नाउ read as 9.6 centimeter only. If the original scale of map is 1 centimeter is equals to 20 meter, then calculate the length of line on ground if measured length on map is 8.4 centimeter. So again ये shrunk length का क्वेश्चन है. क्या दिया हुआ है इसमें? इसको हम कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और टर्मिनोलॉजी से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले हम सॉल्व करेंगे यूजिंग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट. सो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रेफरेंस लाइन इज नाउ read as 9.6 centimeter. So can I say 10 centimeter is now 9.6 centimeter? So 1 centimeter is now 0.96 centimeter. So previously हमारी स्केल क्या थी? Previously 1 centimeter was 20 meters. ये हमारी स्केल थी. And now क्योंकि नाउ मैप पे 1 सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया है 0.96 सेंटीमीटर में, तो अब जो स्केल है this is 0.96 centimeter is representing how much? Is representing 20 meters. So can I say
1 centimeter is representing 20 by 0.96 meters. So कितनी लेंथ दी हुई है? 8.4 सेंटीमीटर. सो 8.4 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 20 डिवाइडेड बाय 0.96 इंटू 8.4 कितना आ जाता है? कमिंग आउट टू बी 175 मीटर्स. सो ये हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया यूजिंग कॉन्सेप्ट. इसमें कोई हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं लगाया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया. नाउ इसी का ही अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ प्लॉट. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लॉट इफ मेजर्ड एरिया ऑफ मैप इज 345.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. सो आपको मैप पे एरिया दिया हुआ है. नाउ इसको हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे. सो 0.96 सेंटीमीटर is representing what? 20 meters. So can I say 0.96 का square centimeter square is representing 20 square meter square? So can I say 1 centimeter square is representing 20 by 0.96 का square meter square? सो 1 सेंटीमीटर अगर इतना रिप्रेजेंट करना है तो 345.6 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स. सो 345.6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 बाय 0.96 का होल स्क्वायर इंटू 345.6 किसमें आएगा? आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर. तो कितना आ जाता है? कैलकुलेट कर लीजिए आप. कितना आ जाता है लिखिए कैलकुलेट करके. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1,50,000 मीटर स्क्वायर. इज कमिंग आउट टू बी 1,50,000 मीटर स्क्वायर. सो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज बाय यूजिंग टर्मिनोलॉजी. अभी हम देखेंगे कि टर्मिनोलॉजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो आप ये कॉपी कर लीजिए. इसके बाद हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो we know that shrinkage factor is equals to shrunk length upon original length. So shrunk length किसकी लेना है? shrunk length और original length रेफरेंस लाइन की. सो रेफरेंस लाइन का shrunk length कितना दिया है? 9.6 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. तो श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? इट इज 0.96. नाउ इसके बाद हम निकालते हैं श्रंक स्केल. श्रंक स्केल इज श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल. सो श्रिंकेज फैक्टर कितना है? श्रिंकेज फैक्टर इज 0.96. ओरिजिनल स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 meters. This is our original scale. So can I write this as 1 centimeter will be equals to 20 divided by 0.96 meters. This will be our shrunk scale. So आप देख लीजिए अगर 8.4 सेंटीमीटर का लाइन है so length on ground will be equals to 8.4 centimeter. This will be equals to 20 divided by 0.96 into 8.4 meters. कितना आ जाएगा? ये 175 मीटर आ जाएगा. इजी है. अब ये जो श्रंक स्केल निकाला था ये हमने किसका निकाला था? ये श्रंक स्केल हमने निकाला था लेंथ का.
अगर हम एरिया का श्रंक स्केल निकाले, सो एरिया श्रंक स्केल will be equals to 1 centimeter square is equals to 20 by 0.96 whole square meter square. So 345.6 centimeter square will be equals to 345.6 into 20 by 0.96 का whole square. Now this value will be equals to how much? This value will be equals to 1,50,000 meter square. So simple concept है, आपको टर्मिनोलॉजी से सॉल्व करना है तो आप टर्मिनोलॉजी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। और इससे ये देखा गया है कि हर 1-2 साल में गेट में न्यूमेरिकल आता ही है इस टॉपिक से।